हेलो। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ मोइज मैंने भेज दिया है लिंक ना, सर्कुलेट कर दें। ओके। हाँ हाँ भेज दिया, सबको मिल गया है ना, बस ठीक है। ओके। हेलो। 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 जी। हेलो। 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 आवाज आ रही है किसी को मेरी? 7 पार्टिसिपेंट हो गए। हेलो। हाँ हेलो। हेलो। ये मैम आवाज आ रही है सही? जी जी मैम, जी। आ रही है आवाज। अच्छा अच्छा, हम लोग अभी शुरू करते हैं। हमें आज पढ़ना है ग्लाइको पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, इसको डिस्कस करना है ग्लूकोनियोजेनेसिस को एंड टीसीएस साइकिल को। ठीक है, तो इधर तक जितने भी हमारे लेक्चर हो गए हैं, इट इज़ ऑल अबाउट दी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। हमारा कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म जो था, कार्बोहाइड्रेट वाला जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीक से प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये 3 साइकिल हैं जिसके मैंने आप लोगों को लेक्चर दिए हैं इस वीक में, वो तीनों आज हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, अब मैं ये आप लोगों को बता दूं कि ये वही वाला लिंक है जिससे अभी मैं प्रीवियस क्लास से डिस्कशन कर रही थी, और ये थोड़ी देर में बंद हो जाएगा, तो मैं आपको दोबारा एक लिंक भेजूंगी। ठीक है, तो वो मैंने दोबारा जनरेट नहीं किया था क्योंकि ये टाइम बाकी था। तो जो है मुझे ये बताएं कि आप लोग सबको समझ में आया है जो मैंने डाली थी वीडियोस, क्रैब्स साइकिल एंड पेंटोस फॉस्फेट पाथवे एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस। आप लोगों ने लेक्चर सुने हैं तीनों? ये S025 जो है, ये कोई भी है, काइंडली अपना नाम जो है ना, अपना नाम अपने नाम के साथ अपना आईडी बनाएं और ऐड करें, इस तरह नंबर के साथ नहीं ऐड करें। ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम से आने नहीं दूंगी नंबर के साथ, क्योंकि नाम आप लोगों को नहीं पता चलता। मुझे ये बताएं कि हेलो, आप लोगों ने तीनों वीडियो देखी है, तीनों वीडियोस देखी है मेरे इस वीक के लेक्चर्स की? हेलो। हेलो। हेलो मोइस, मोइस। हेलो। आवाज नहीं आ रही है क्या आप लोगों को? हेलो। हेलो। बताइए मुझे। मैम आवाज आ रही है, आवाज सही है। तो जवाब दे ना फिर। मेरी वीडियोस देखी या नहीं देखी? इसका मतलब है आप लोग वीडियोस नहीं देख रहे हो, और मैं क्या कहते हैं, आप लोग की क्लास के मॉर्निंग और इवनिंग को मिला के तकरीबन 200 के करीब स्टूडेंट्स हैं, और मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड पे यूट्यूब पे अपलोड करती हूँ ना, तो मैं उसके व्यूज़ चेक करते रहती हूँ, तो वहाँ व्यूज़ बहुत कम है। इट मीन्स आप लोग वीडियो नहीं देखते, आप लोग बॉदर ही नहीं करते कि आप लोग कुछ खोल के पढ़ें।
ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम से अभी भी मैं देख के बता दूं कि ये मेरा इस वीक का जो लेक्चर था ग्लूकोनियोजेनेसिस, उस पे कितने व्यूज हैं। 131 कुछ है। तो मीन्स आप लोग के स्टूडेंट 200 है, तो 50 स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं फिर। ठीक है। मैम आधे से ज्यादा स्टूडेंट ने छोड़ दिया। छोड़ दिया, यूनिवर्सिटी छोड़ दी, क्यों? लेकिन सुने, मेरे पास तो एलएमएस पे आ रहे हैं सारे स्टूडेंट। अगर छोड़ दिया तो वो तो एलएमएस भी यूज नहीं करेंगे, ब्लॉक हो जाएंगे एलएमएस पे। तो जो है, जितने स्टूडेंट एलएमएस पे हैं ना, जितनी अटेंडेंस एलएमएस पे आती है, उतनी यहाँ पर व्यूज आना चाहिए। और दूसरा ये, सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जैसे ही मैं वीडियो डालूं आपको वो मिले, क्या कहते हैं, नोटिफिकेशन मिले, और आप लोग लेक्चर जाके फौरन चेक कर लें। कुछ स्टूडेंट तो एलएमएस पे भी नहीं खोलते होंगे, तो आपको कैसे पता चलेगा। ठीक है। और जब आप लोग लेक्चर नहीं सुनेंगे तो हम यहाँ डिस्कस क्या करेंगे। डिस्कशन तो इसीलिए ही है ना कि आप लेक्चर सुन के आए। सो एनी हाउ, ये दोनों काम आपको करने हैं कि आप लोगों को सब्सक्राइब करना है मुझे यूट्यूब पे, क्योंकि जो है, जितने पहले सब्सक्राइबर थे वही थे, और अभी 2-4 ने सिर्फ मुझे सब्सक्राइब किया है। इसका मतलब है 2-4 ही लेक्चर सुन रहे हैं, बाकी नहीं सुन रहे। सो दैट इज हाउ। एनीवेज, इसको छोड़ें मैम हम। मैं आज अपने पेज से शेयर करूंगा, सब्सक्राइब बढ़ जाएंगे आपके इंशाल्लाह। नहीं नहीं, आप लोग दूसरे स्टूडेंट्स को बोलें कि वो लेक्चर सुने। ठीक है, लेक्चर सुने वो। लेक्चर नहीं सुन ओके रहे। मैम, ओके मैम। ठीक है, नहीं क्योंकि मैम, अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी सुनेंगे तो मतलब उन लोग को फायदा मिलेगा, तो अच्छी नहीं, बात है मेरी मैम। बात सुने, मेरी बात सुने। जो मेरा यूट्यूब का चैनल है ना, वो सिर्फ आप लोगों के पास है। ठीक है, स्टूडेंट्स के ही पास है। ठीक है, तो इसका मतलब है आप लोग जो देख रहे हैं चैनल या नहीं देख रहे चैनल, या जो देख रहे हैं वीडियोस जो मैं अपलोड कर रही हूँ या नहीं देख रहे, वो सब पता चल जाता है। तो मुझे पता चल रहा है आप लोग के व्यूज से कि आप लोग मुझे देखते ही नहीं है। दूसरा, जब मैं यहाँ आपसे आके कुछ पूछती हूँ तो जवाब नहीं देते, तो इट मीन्स आप लोग नहीं देखते ना। तो क्यों नहीं देखते? जब आप देखेंगे नहीं, तो आप लोग को समझ में चीज़ें कैसे आएंगी। और आप लोग क्या करेंगे, एग्जाम्स के पहले आप लोग सब देखेंगे बैठ के, और सब कुछ पढ़ने के लिए लग जाएंगे, तो वो उस वक्त इतना टाइम नहीं होता, आप लोग को चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है। तो इसलिए साथ के साथ जो है ना, चीज़ों को कवर करते रहें। साथ के साथ जो लेक्चर आए उसको उसी वक्त पढ़ लें, हार्ड कॉपी में से पढ़ लें अगर वहाँ पढ़ सकते। ठीक है, अगर नहीं पढ़ सकते तो चलते फिरते सुन लें, इस तरह करें। ठीक है, तो अब हम ग्लूकोनियोजेनेसिस के बारे में शुरू करते हैं। मुझे बताएं, ग्लूकोनियोजेनेसिस, व्हाट इज द मीन बाय ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस? प्रिंस, हु इज दिस प्रिंस? ये कौन है प्रिंस? प्रिंस, आप बताएं जरा। प्रिंस, हेलो। प्रिंस हैज गॉन। प्रिंस, आप बताइए, ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है? हेलो। अगर आप लोग इसी तरह 5-5 और 6-6 स्टूडेंट सिर्फ जूम मीटिंग में आएंगे ना, तो मैं नेक्स्ट टाइम से मॉर्निंग और इवनिंग का जूम एक ही साथ करूंगी। उसकी वजह यह है कि 5 स्टूडेंट आप लोग इवनिंग के आ जाते हैं। ठीक है, मैं सिर्फ 1 घंटे बैठ के 5 स्टूडेंट का जूम मीटिंग लूँ, फिर उसके बाद 5 स्टूडेंट मॉर्निंग का के आते हैं, वो अलग से 1 घंटे मैं उनके लिए दूँ। तो दिस इज़ नॉट करेक्ट। अगर आप लोगों को नहीं आना है ना जूम मीटिंग में, तो मैं फिर एक साथ मॉर्निंग और इवनिंग का जूम मीटिंग करूँगी। ठीक है, क्योंकि कम से कम ये 5 स्टूडेंट का मैं यहाँ पर लूँ, अभी 5 स्टूडेंट आप हैं, और 5 स्टूडेंट का मैं 1 घंटे से अलग लूँ, दिस इज़ नॉट गुड। और अगर अभी तो आप लोग 5 हैं, आप काइंडली सबको बता दिएगा कि नेक्स्ट जूम मीटिंग में अगर पूरी क्लास नहीं होगी ना, तो मैं फिर उसके जो जो एब्सेंट होगा नेक्स्ट जूम मीटिंग में ना, उसके बाद मैं उसकी नेक्स्ट वाली जूम मीटिंग में नहीं आने दूंगी आप लोगों को। क्योंकि ना आप लोग ना तैयारी करते, ना आप लोग लेक्चर सुनते, ना आप लोग एलएमएस पे जाके पढ़ते हैं, आप लोग कुछ नहीं करते, और आप लोग जूम मीटिंग भी नहीं लेते। फिर और एग्जाम से पहले जो है ना, आप लोग तंग करते हैं फिर टीचर्स को, कि जो है ना एग्जाम में इम्पोर्टेंट क्या आएगा। दिस इज नॉट द वे टू मतलब स्टडी। मुझे बताएं, हिना फातिमा, बताएं ग्लूकोनियोजेनेसिस से आपको क्या समझ में आया है। हिना, आप बताइए, ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या समझ में आया आपको। मैम मैम ये होता है फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, जिसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है मैम। हाँ, तो क्या होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस में, क्या होता है?
नॉन कार्बोहाइड्रेट से कार्बोहाइड्रेट, इट इज द पाथवे ऑफ सिंथेसाइजिंग carbohydrate from the non carbohydrate precursor. ठीक है, these precursor may be from protein, lipid and fat metabolism. ठीक है, तो और मुझे बताएं टीसीएस साइकिल में क्या होता है, टीसीएस साइकिल का बताएं। हेलो, टीसीएस साइकिल का बताइए। है ना, हेलो, आप लोग को आवाज नहीं आ रही है मेरी क्या? ठीक है ना, है ना, हेलो, हेलो, हेलो। इट मीन्स आप लोगों में से कोई भी नहीं पढ़ के आया, आप लोगों से अच्छी मॉर्निंग है। अभी इतना अच्छा उन्होंने जूम डिस्कशन किया है, मॉर्निंग में सब पढ़ के आए थे। बताइए मुझे टीसीएस साइकिल का क्या समझ में नहीं आया आपको, मैं क्या समझाऊं यहाँ पर। हेलो, हेलो। अच्छा देखिए, मैं दोबारा से सम अप कर देती हूँ। ग्लूकोनियोजेनेसिस में हमने क्या पढ़ा था, टीसीएस साइकिल में क्या पढ़ा था, और पेंटोस फॉस्फेट पाथवे में क्या पढ़ा था। ग्लूकोनियोजेनेसिस इज द पाथवे दैट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर। ठीक है, एंड इसमें क्या होता है, हमारा ये पायरुवेट जो हमारा कार्बोहाइड्रेट, पायरुवेट कहाँ पर से बना था, बताइए कोई। मैम ग्लाइकोलाइसिस में। जी वेरी गुड, ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन बनी हुई थी, जिससे हमें पायरुवेट मिला था। ठीक है, पायरुवेट इज अ 3 कार्बन शुगर नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल दैट जो है हमारी बॉडी में होता है। ठीक है, व्हाट हैपेंड जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज नहीं होगा और हमें ग्लूकोज की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो क्या होगा, ये पायरुवेट एंटर हो जाएगा एक सीरीज ऑफ रिएक्शन में, जिसको हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस पाथवे। इसमें क्या होगा कि ये नॉन कार्बोहाइड्रेट जो नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है, कार्बन का, कार्बन कार्बन कंटेनिंग नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल जो है ये पायरुवेट है, ये क्या होगा, आफ्टर सीरीज ऑफ रिएक्शन वुड सिंथेसाइज ग्लूकोज। ठीक है, तो ये ग्लूकोज इस तरह सिंथेसाइज करेगा। अब एक बात ये हो गई, और दूसरी बात ये है कि हमने जिस तरह बात करी है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस में जो ग्लूकोज सिंथेसाइज होता है फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। अच्छा, ये नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, नॉन कार्बोहाइड्रेट इंटरमीडिएट, नॉन कार्बोहाइड्रेट कार्बन कंटेनिंग इंटरमीडिएट, ये नॉन कार्बोहाइड्रेट कार्बन कंटेनिंग इंटरमीडिएट ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म से भी मिल सकते हैं, प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म से भी मिल सकते हैं, और फैट की मेटाबॉलिज्म से भी मिल सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर आपके साथ स्लाइड शेयर कर देती हूँ। आप लोग यहाँ देखें, ये जो है हम टीसीएस साइकिल पढ़ रहे हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको सिर्फ एक आइडिया देने के लिए कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म से जो प्रोडक्ट तैयार होते हैं वो किस तरह से ग्लूकोनियोजेनेसिस में जाते हैं। तो यहाँ पर देखें, ग्लाइकोलाइसिस हुई थी, ग्लाइकोलाइसिस से हमें पायरुवेट मिला था। ठीक है, तो ये एंड प्रोडक्ट था पायरुवेट। ग्लाइकोलाइसिस साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल खत्म हो गई, पायरुवेट बन गया। ठीक है, अब ये पायरुवेट जो एंड प्रोडक्ट है इसका क्या होगा, इसकी डीकार्बोक्सिलेशन हुई। ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन के बाद ये एसिटाइल कोए बन गया। अब ये एसिटाइल कोए बन के या तो टीसीएस साइकिल में चले जाएगा टू प्रोड्यूस फर्दर एनर्जी, या फिर क्या होगा, उसका एक दूसरा तरीका यह है कि जो पायरुवेट है, ठीक है, ये पायरुवेट हमारी ग्लूकोनियोजेनेसिस में चला जाएगा। देखिए यहाँ पर आ गया ये, इस पायरुवेट ने क्या किया, बाय द साइकिल ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस दोबारा से ग्लूकोज प्रिपेयर किया।
ठीक है, इस ग्लूकोज ने फिर क्या किया, ये अब यहाँ पर जो हमारा ग्लूकोज बन गया है, ये किस तरह से एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा, बताएं यासिर बताएं। ये ग्लूकोज अब किस तरह से, कौन से पाथवे में जाएगा? मैम ग्लाइकोजिनोलाइसिस में। ग्लूकोज है ये, दिस इज द ग्लूकोज। मैम ग्लूकोनेओजेनेसिस में। नहीं, ग्लूकोज की क्या होती है, ब्रेक डाउन को क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। ये दोबारा ग्लाइकोलाइसिस में जाएगा और ग्लाइकोलाइसिस में जाके ये दोबारा ब्रेक डाउन होगा और दोबारा ब्रेक डाउन होकर फिर ये एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। सही है, तो कॉन्सेप्ट बन रहा है आप लोगों का कैसा, कि जब हमारी बॉडी में देखें ये ग्लाइकोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस, यहाँ मैंने एक स्लाइड शीट की है, ये दोनों जो है ना साइमल्टेनियसली होते हैं। ठीक है, इसमें क्या हुआ देखें, इसमें ये हुआ कि ग्लाइकोलिस क्या होता है, पहले हमारे पास ग्लूकोज होता है हमारी बॉडी में, जो हमने कार्बोहाइड्रेट लिया है फूड से, वो उससे क्या, उसमें क्या होता है, ग्लूकोज होता है। ठीक है, वो ग्लूकोज जब हमारे सेल में एंटर होता है तो क्या होता है, वाया सीरीज ऑफ रिएक्शंस हमारे पास पायरुवेट बनता है। जब ये पायरुवेट बनता है, ये हम ग्लाइकोलाइसिस की इधर बात कर रहे हैं, रेड वाले की। जब पायरुवेट बनता है तो इस सीरीज ऑफ रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जो कि हमें वर्क करने में यूज होती है। लेकिन क्या होता है, जब ये पायरुवेट बन जाता है और ये ग्लूकोज हमारे पास खत्म हो जाता है, रिप्लेनिश हो जाता है, हमारे पास ग्लूकोज के स्टोर्स नहीं है हमारी बॉडी में, तो क्या होगा कि हम, ये भी हो सकता है कि ग्लाइकोजेनोलाइसिस से ब्रेक डाउन हो जाए ग्लाइकोजिन का। अगर हमारी बॉडी में ग्लाइकोजिन है तो क्या होगा, अगर हमें एनर्जी चाहिए और ग्लूकोज नहीं है और हमारे पास ग्लाइकोजिन है, तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस से ब्रेक डाउन हो जाएगा, या तो वो होगा। ठीक है, या क्या होगा, ग्लाइकोजिन भी नहीं है अगर हमारी बॉडी में, तो क्या होगा कि जो हमारे ग्लाइकोलिसिस के एंड प्रोटेक्ट है, फॉर एग्जांपल पायरुवेट, ग्लाइकोलाइसिस के एंड प्रोटेक्टिव, किसका माइक कैमरा खुला है, बंद कर दे। ग्लाइकोलाइसिस की जो एंड प्रोटेक्टिव, फॉर एग्जांपल पायरुवेट ना, तो ये पायरुवेट दोबारा से क्या होगा, ग्लाइकोजेनोलाइसिस पाथवे में एंटर होगा और ग्लाइकोजेनोलाइसिस पाथवे में एंटर होके ये दोबारा से ग्लूकोज बनाएगा। ठीक है, तो इस तरह से होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, मैं स्लाइड शेयर कर रही थी, आपको स्लाइड शेयर करती हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्लाइकोजेनोलाइसिस का। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये दोनों साइकिल्स जो है एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं। पायरुवेट जो है, ग्लूकोज टू पायरुवेट ग्लाइकोलाइसिस, पायरुवेट टू ग्लूकोज ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो दिस इज अबाउट होल अबाउट द ग्लूकोनियोजेनेसिस पाथवे। अब हम दूसरी साइकिल की तरफ जाते हैं जो था पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है इसमें से? किसी को कुछ पूछना है इसमें से? अब हम पेंटोस फॉस्फेट पाथवे की तरफ जाते हैं। पेंटोस फॉस्फेट पाथवे में क्या होता है कि ऑक्सीडेशन होती, दिस पाथवे सिंथेसाइज शुगर that are the precursor of nucleic acid। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड की प्रिकर्सर क्या है, न्यूक्लिक एसिड, हेलो है ना, हेलो, 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 तो हेलो, फरवा आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज सही है। आवाज आ रही है फरवा? ये बस यस। इसी लेक्चर तक है, इसके बाद जो है ना, जो मुझे जवाब नहीं देगा। अच्छा देखें, यहाँ पर मैं ये आपको समझाना चाह रही हूँ, हमें पेंटोस फॉस्फेट पाथवे में हमने एक्चुअली पेंटोस फॉस्फेट पाथवे का क्या है, मीन्स पर्पस क्या है पेंटोस फॉस्फेट पाथवे का। आप लोगों ने न्यूक्लिक एसिड के, आप लोगों को न्यूक्लियोटाइड पता है डीएनए और आरएनए के, एनडीएनए,
यहाँ पर ये देखें, सबको स्क्रीन शेयर हो रही है? यस मैम। देखें यहाँ पर, आप ये देखें, ये न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, न्यूक्लियोटाइड कैसे मिलके बने होते हैं? इनमें एक नाइट्रोजनस बेस होता है, एक पेंटोज शुगर होती है, और फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, 3 फॉस्फेट होते हैं एटीपी जैसे, ठीक है। अगर यहाँ पर बेसिस में एडेनोसिन होगा तो ये एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होगा, ठीक है। यहाँ जो इम्पोर्टेंट बात है वो आपको ये देखनी है कि ये जो पेंटोज शुगर है, ये जो न्यूक्लिक एसिड है यानी कि आरएनए की फॉर्म में, इसमें कौन सी शुगर है? पेंटोज शुगर, जिसका नाम है राइबोज। और यहाँ पर जो डीएनए है, ठीक है, जो डीएनए है उसमें जो शुगर है वो पेंटोज शुगर है, यानी कि 5 कार्बन शुगर है, इसका नाम है डीऑक्सीराइबोज। ये डीऑक्सीराइबोज क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं, सिर्फ हाइड्रोजन है, ठीक है। और ये राइबोज क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है। तो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे जो है, एक्चुअली इस पेंटोज शुगर जो है वो इसको सिंथेसाइज करता है। ये जो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे है ना, ये जो इससे ये जो शुगर सिंथेसाइज होती है, राइबोज 5 फॉस्फेट, ये वही शुगर है जो हमें न्यूक्लिक एसिड के बिल्डिंग ब्लॉक में होती है, ठीक है। तो दिस pathway is used to synthesize the sugar that are the building block that are important to prepare the building block of nucleic acid that are nucleotide, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस है इस पाथवे की, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे की। इसके 2 फेजेस होते हैं, एक ऑक्सीडेटिव फेज है और एक नॉन ऑक्सीडेटिव फेज है, जिसको हम रिडक्टिव फेज भी कहते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडेटिव फेज में क्या होता है? ऑक्सीडेटिव फेज में क्या होता है? 3 एंजाइम्स यूज होते हैं, ठीक है। और नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में यहाँ पर 2 एंजाइम यूज हैं, ठीक है। अब मैंने ये बताया था कि ये जो एंजाइम है ट्रांसकीटोलेज एंड ट्रांसएल्डोलेज, इसकी डेफिशिएंसी से एक डिजीज होती है। फरहाना, आप बताएं कौन सी डिजीज होती है ट्रांसकीटोलेज एंड ट्रांसएल्डोलेज की डेफिशिएंसी से? इस लेक्चर के मैंने आखिर में बताया था। बताइए मुझे फरहाना। तथीर, आप बताइए, ट्रांसकीटोलेज एंड ट्रांसएल्डोलेज की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज बताई थी मैंने? ट्रांसकीटोलेज एंड ट्रांसएल्डोलेज की डेफिशिएंसी से होती है कॉर्सिकॉफ सिंड्रोम, वर्निक्स कॉर्सिकॉफ सिंड्रोम, जो कि इसके ट्रांसकीटोलेज एंड ट्रांसएल्डोलेज का जो कोफैक्टर है वो नहीं होता, उसकी डेफिशिएंसी से होती है, ठीक है। तो ये हो गया होल अबाउट द पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। और जो है क्रेब्स साइकिल के बारे में हम पढ़ते हैं। क्रेब्स साइकिल जो है, इसको साइकिल इसलिए कहते हैं कि इसमें जो है एक बात तो हमें आप लोगों को ये याद रखनी है कि क्रैब साइकिल, इसको एक साइकिल जो मैंने पढ़ाई आपको या पाथवे पढ़ा है, उसमें जितने भी उसके नाम हैं वो आपको याद रखने हैं। फॉर एग्जांपल, क्रैब साइकिल को क्रैब साइकिल भी कहते हैं, टीसीए साइकिल भी कहते हैं, और सिट्रिक साइकिल, एसिड साइकिल भी कहते हैं। ये आपको याद रखना है कि एक साइकिल या एक पाथवे के कितने नाम हैं, क्योंकि टू अवॉइड कंफ्यूजन। अब यहाँ क्रैब साइकिल में देखें, क्रैब साइकिल में ये होता है कि हमारा जो प्रोटीन, लिपिड और फैट के जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट हैं, ठीक है, जो उसका कॉमन मेटाबॉलिक प्रोडक्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की मेटाबॉलिज्म का कॉमन मेटाबॉलिक प्रोडक्ट क्या होता है? एसिटाइल कोए, ठीक है। तो हम इसको कॉमन मेटाबॉलिक प्रोडक्ट क्यों कह रहे हैं? जब ग्लूकोज की ग्लाइकोलिसिस होती है, ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म होती है, ठीक है, तो जो हमें इसका ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट बनता है पायरुवेट, ठीक है, इसकी डिकार्बोक्सिलेशन हो जाती है तो ये बनाता है एसिटाइल कोए, ठीक। और प्रोटीन के मेटाबॉलिक प्रोडक्ट जो होते हैं उनमें जो रिएक्शन होते हैं वो अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोए। फैट की जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट होती है, उसके जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट होते हैं, उनके फैट की जो मेटाबॉलिज्म होती है, उसके जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट होते हैं उनके रिएक्शन होते हैं, तो उनसे क्या मिलता है हमें? अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोए। तो ये जो प्रोटीन, फैट और लिपिड, इन तीनों का कॉमन मेटाबॉलिक प्रोडक्ट क्या हुआ? एसिटाइल कोए। अब ये एसिटाइल कोए क्या होता है? एंटर हो जाता है सीरीज ऑफ रिएक्शन में,
ठीक है, इसके बाद ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो ये जो सीरीज ऑफ रिएक्शन होते हैं उनको कहते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल। व्हाई वी आर सेइंग दिस साइकिल, दिस केमिकल रिएक्शन एज अ साइकिल, नॉट अ पाथवे, बिकॉज क्योंकि जो ये एसिटाइल को इस साइकिल में एंटर हुआ है, ठीक है, और साइकिल में एंटर होने के बाद जो डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के बाद इसने ऑक्सिलो एसिटेट बनाया है, ये ऑक्सिलो एसिटेट दोबारा से एसिटाइल कोए में नहीं होगा कन्वर्ट, ये दोबारा से सिट्रेट में कन्वर्ट होगा और ये दोबारा सीरीज ऑफ रिएक्शन होंगे, फिर ये ऑक्सिलो एसिटेट बनेगा, फिर दोबारा ये एसिटाइल कोए के साथ कंडेंस होगा, फिर सिट्रेट बनाएगा, फिर ऑक्सिलो एसिटेट बनाएगा। तो इस तरह ये ऑक्सिलो एसिटेट मीन्स विल नॉट रिप्लेनिश, नेवर नेवर रिप्लेनिश। तो इस वजह से हम इस साइकिल को इस इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस को साइकिल कह रहे हैं, पाथवे नहीं कह रहे। ठीक है, तो ये पर्पस था इनका पाथवे कहने का। ये आपको याद रखना है कि हम पाथवे क्यों कह रहे हैं, साइकिल क्यों नहीं कह रहे। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि ये ऑक्सिलो एसिटेट है, ये कंडेंस होता है एसिटाइल कोए से, सिट्रेट बनाता है। सिट्रेट ये डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस में जाता है, ऑक्सिलो एसिटेट बनाता है। यह ऑक्सिलो एसिटेट कन्वर्ट नहीं होता दोबारा से एसिटाइल कोए में, बल्कि ये एसिटाइल कोए के साथ दोबारा कंडेंस होता है अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोए, फिर सिट्रेट बनाता है, फिर ये दोबारा सारे रिएक्शंस होते हैं, फिर ऑक्सिलो एसिटेट बनता है, फिर इसी तरह ये अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोए कंडेंस होता है, फिर सिट्रेट बनाता है। तो दिस इज द हाउ ये रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ साइक्लिक फिशन, और इसको हम कहते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है, तो ये ऑल अबाउट दी सिट्रिक एसिड साइकिल था। अब किसी को अगर कुछ समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछिए आप। मैम ये एग्जाम में हम पूरा पाथवे और मैकेनिज्म जो है ना उसका पूरा मैकेनिज्म लिखेंगे या सिर्फ टू द पॉइंट बात लिखना होगा? नहीं, आप लोगों को पूरा, ये मुझे नहीं पता किस तरह से आपसे पूछा जाएगा, लेकिन वट एवर आपके पास कोई भी आता है ना, क्या कहते हैं, कुछ भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल यही मैंने अभी पिछली वाली क्लास से डिस्कस किया था कि आपको किस तरह से ये इतनी बड़ी बड़ी साइकिल, ये डरे नहीं है कि इतने सारे केमिकल रिएक्शन हमें याद नहीं होंगे, इनको याद करना मतलब किसी और चीज़ से याद करना ज़्यादा आसान है। वो इस तरह देखें, मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आपको क्या करना है, जितनी भी ये साइकिल्स हैं, जितनी भी मैं ये बता रही हूँ मेटाबॉलिक पाथवेज, इनको याद करने की एक ट्रिक है। वो क्या कि इनमें जितने भी एंजाइम यूज हुए हैं ना, उन एंजाइम का आपको पता होना चाहिए कि वो क्या करते हैं। फॉर एग्जांपल पायरुवेट कन्वर्ट हुआ ऑक्सिलो एसिटेट में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। तो आपको ये पता होना चाहिए ये पायरुवेट कार्बोक्सिलेज काम क्या करता है, व्हाट इज द मैकेनिज्म। तो जो पायरुवेट कार्बोक्सिलेज का मैकेनिज्म है वो इसके नाम से ही पता चल रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, जो आखिर वाला नाम होता है ना एंजाइम का, वो उसका फंक्शन बताता है। ठीक है, और जो पहला वाला नाम होता है वो सबस्ट्रेट का नाम बताता है जिस पे ये एंजाइम काम करता है। ठीक है, जिस पे वर्क करता है, जिसको एक एक प्रोडक्ट से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये पायरुवेट कौन सा पायरुवेट हुआ, ये वाला ऊपर वाला पायरुवेट, जिसपे इस कार्बोक्सिलेज ने काम किया है और उसे ऑक्सिलो एसिटेट में कन्वर्ट किया है। अच्छा, इसने क्या काम किया है, कार्बोक्सिलेज। व्हाट डज मीन बाय कार्बो ऑक्सिलेज, इट मीन्स इसने यहाँ पर कार्बो ऑक्सीलेशन कराई है। व्हाट इज ए कार्बो ऑक्सीलेशन, कार्बो ऑक्सीलेशन का मतलब है एडिशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू अ सबस्ट्रेट। ठीक है, तो सबस्ट्रेट कौन सा था, पायरुवेट सबस्ट्रेट था। इस एंजाइम ने क्या किया, एक कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करवाया पायरुवेट में, तो ऑक्सिलो एसिटेट में कन्वर्ट करा। तो सही, इस तरह से अगर आपसे कोई पूछता है एग्जाम में कि ये जो पायरुवेट था, हाउ दिस पायरुवेट कन्वर्ट इनटू ऑक्सिलो एसिटेट, या ये पूरा रिएक्शन लिख देता है आपको, पायरुवेट टू ऑक्सिलो एसिटेट, ये एंजाइम लिख देता है, यहाँ पर ये सब लिख देता है, और आपसे कहता है कि काइंडली एक्सप्लेन दिस फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं आराम से ये एंजाइम का नाम देख के। ठीक है, अब यासिर आप मुझे बताएं आप इसे किस तरह एक्सप्लेन करेंगे। मैम अभी पढ़ा नहीं है, बस लेक्चर देख के इंशाल्लाह फिर तो आपको बताऊंगा अभी मैंने इंशाल्लाह। यहाँ समझा दिया ना, अभी तो मैंने समझाया, अब यहाँ से मुझे देख के बताए ना किस तरह से आप एक्सप्लेन करेंगे। मैम इस तरह नहीं आती है। क्यों नहीं आती, अभी मैंने समझाया कि हम नाम देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज,
ठीक है, कार्बोक्सिलेज का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड की एडिशन। ठीक है, तो क्या हो रहा है, पायरुवेट कार्बोक्सिल ऑक्सीलेट पायरुवेट कार्बोक्सिलेट do the carboxylation of pyruvate and convert this pyruvate into carboxylate। पायरुवेट कार्बोक्सिलेज क्या करता है, एक कार्बोक्सिलेशन कराता है। कार्बोक्सिलेशन क्या है, एडिशन ऑफ अ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड किया पायरुवेट में और इसको ऑक्सिलो एसीटेट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, सो इस तरह आपको पूरी साइकिल आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप लोगों को एंजाइम के नाम बस याद होना चाहिए कि कौन सी एंजाइम जो है वो कौन सा काम करता है। ठीक, तो और कुछ बताएं, किसी को समझ में नहीं आया है? तथीर आप बताइए। अच्छा, मेरी बात सुने आप, ये मैंने ना आप सबको अभी मैंने